सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो उनमें हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 2013 में जो भी क्वेश्चंस फिजिक्स में आए हैं उसको हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही 2013, 2022 एंड इस तरह से हम लोग जितने भी लास्ट के 30 इयर्स के क्वेश्चंस तुम्हारे नीट में आए हैं उन सबको वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट तो ये ध्यान दो कि अब जो टाइम बचा है नीट के एग्जाम में हार्डली 2 मंथ्स के आसपास बचे हुए हैं और इसमें सबसे बेस्ट वे है रिवीजन करने का कि तुम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से देख लो। तो मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, खुद के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो तुम इन वीडियोस को केवल ऑन करके अपने घर पे देख सकते हो कि कैसे सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विद द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन द कंसेप्ट पार्ट। हम लोग सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, जैसे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो 2013 में जो क्वेश्चन आया था वो पहला क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, देखो, a vehicle travels half the distance with a speed v and the remaining distance with a speed 2v. Its average velocity is. तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मान लो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ, इसमें दिस इज द पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लो बी है और बीच में हमें कह रहा है हाफ डिस्टेंस, सो कंसीडर दिस पॉइंट एज द सी। सपोज ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कितना मानते हैं x, तो अगर जो ये डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस भी कितने के इक्वल है, x के इक्वल। सो दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v से चल रहा है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज मूविंग विद द स्पीड v एंड the remaining distance with the speed 2v. So अगला जो 2 पार्ट है this is moving with the speed 2v. तो इस पूरे जर्नी का हमें क्या निकालने बोला, एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। सो दिस डिवाइडेड बाय टाइम इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस एक्स, दिस डिस्टेंस इज 2x डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहां से यहां तक आने का टाइम प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम निकालो, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितने के इक्वल है, x, और यहां से यहां तक का टाइम मान लो t1 आया, देन अगेन वी राइट स्पीड व्हिच इज v is equals to distance, that value is x, and let the time taken from here to here is t1. So this value is t1, v equals to x upon t1. So यहाँ से t1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय v1। सेम वे में यहाँ से यहाँ तक का स्पीड है 2v, so we get the time t2 is equals to distance upon speed। ये डिस्टेंस फिर से कितना है, x के इक्वल डिवाइडेड बाय the speed part is 2v। so यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2v। so time is distance upon the speed, यहाँ पे स्पीड v कह रहे हैं। अब यहाँ पे t1 t2 की वैल्यू यहाँ पे रख लो, so this is x upon v and then plus again x divided by 2v। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, ऊपर 2x आ गया, नीचे x कॉमन है, x by v कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 plus 1 upon 2 के इक्वल है। This x and this x cancels out and this v upwards, so this is 2v divided by 2 plus 1, 3 divided by 2, so 2 ऊपर आ गया, and this is 4v divided by 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो टोटल एवरेज स्पीड की वैल्यू आई वो कितने के इक्वल है, 4v by 3। so its answer is fourth, it is 4v upon 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स एंड द एक्टिविटी ऑफ द ड्रॉप टू इतना ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम इसकी एक्टिविटी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा कितने तक, ड्रॉप टू दिस मच। तो हम लोग जानते हैं एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी A इक्वल्स टू A नॉट टाइम्स 1 upon 2 to the power n, where this n is known as the number of half lives। this is your number of half life। ये तुम लोगों का एक्टिविटी का फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के लिए भी फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स n इक्वल्स टू n नॉट इनटू 1 by 2 to the power n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 by 16। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट 1 upon 16 times the initial value। initial value is a naught, so this is equals to a naught times 1 upon 2 to the power n आया। अब यहाँ से a naught और a naught जो है वो cancels out, so this 1 by 2 can be written, 1 by 16 can be written in the form of 1 by 2 to the power, देखो कितना होगा 4 है ना, 2 to the 4 and 4 16 है, तो 2 to the power 4 will be 16। so this is equals to 1 upon 2 to the power n के इक्वल आया, ठीक है। अब इस पार्ट में देखो हाफ इनसाइड बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे एंड वी गेट n इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ गई, सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल्स टू, दिस इज द 4 हाफ लाइफ।
सो 4 टाइम्स, और एक हाफ लाइफ का जो टाइम है वो 20 मिनट्स गिवन है, सो दिस इज द 20 मिनट्स, दिस गिव्स यू 80 मिनट्स, सो इट्स आंसर इज 80 मिनट्स एंड इट्स आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें ना, कह रहा है ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, ए सेंटर टेप द ट्रांसफार्मर एंड कैपेसिटर and a load resistor, which of these three components remove the AC ripple? रिपल का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, रिपल मींस फ्लक्चुएशंस। सो अगर मान लो तुम्हारे पास ये सर्किट है जिसमें इस तरह का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वी यूज द कैपेसिटर। सो कैपेसिटर प्रोवाइड्स द इस रिपल को कन्वर्ट करने के लिए, कांस्टेंट वैल्यू में लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का, है ना। सो इट्स आंसर इज फोर्थ, दैट पार्ट इज द कैपेसिटर पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a football player is moving southwards and suddenly turns eastward with the same speed, तो यहाँ पे सेम स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, to avoid an opponent, the force that act on the player while turning is, तो कह रहा है कि उस प्लेयर पे कितना फोर्स लगा ये कैलकुलेट करो। तो पहले देखो कि हम लोगों के पास जो डायरेक्शंस हैं, दैट इज योर नॉर्थ, साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस पार्ट इज योर वेस्ट। तो ये हम लोगों का डायग्राम है डायरेक्शंस के। अब इस डायरेक्शन में क्या कह रहा है, पहले किधर जा रहा था पार्टिकल, उसको देखते हैं। द पार्टिकल इज मूविंग इन साउथवर्ड, तो पहले साउथवर्ड जा रहा था यानी डाउनवर्ड, तो उसमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो नीचे की ओर जा रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, v स्पीड से डाउनवर्ड जा रहा था। एंड सडनली टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, अब ये यहाँ से चलते चलते ईस्टवर्ड, ये इधर इस डायरेक्शन है, सो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, और इस समय भी इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रही, मतलब स्पीड की सेम है। Then the force, अब force is equals to क्या लिखोगे तुम, force is equals to mass into acceleration होगा, है ना। So that we have to calculate the acceleration part. And what is the acceleration? Acceleration is change in velocity upon time. तो हमें केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, तो we will find the change in velocity. अब तुम खुद एनालाइज करो, ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है। अगर हम x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, then the final velocity vector is equals to मैग्नीट्यूड कितना है इसका v, और डायरेक्शन इसका x के along है, so we can write this as v I cap। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, सो वी राइट v इनिशियल इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड पार्ट v हो गया, एंड द डायरेक्शन इज अलोंग माइनस j कैप, सो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सो व्हाट इज द चेंज, बिकॉज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो हमें चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, और यही डायरेक्शन जो है तुम्हारा ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज द एक्सेलरेशन पोर्शन, ये एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और चेंज इन वेलोसिटी जो और एक्सेलरेशन जिधर होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा, है ना। तो हम चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, सो डेल्टा v इक्वल्स टू फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी देखो कितनी है, v टाइम्स द i कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस, और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, सो प्लस ऑफ v टाइम्स द j कैप। ये हम लोगों का चेंज इन वेलोसिटी है। अगर तुम इसे वेक्टर में दिखाओगे कि किस डायरेक्शन में है, ध्यान से देखना, x कंपोनेंट पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट पॉजिटिव, सो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये vi कैप, ये vj कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, सो इस डायरेक्शन में तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज इन विच डायरेक्शन, देखो ये क्या था, ईस्ट, ये क्या है, नॉर्थ, और ये जो चूंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, so this angle is 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री होगा, इक्वल वेक्टर्स है। तो अब 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, है ना। सो नॉर्थ ईस्ट इज योर आंसर एंड इट इज नॉर्थ ईस्ट, सो इट्स आंसर इज फोर्थ। वैसे हम आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं तुम लोगों को, तो देख सकते हो रेफरेंस के फॉर्म में, बाकी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का, है ना। फोर्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें होता क्या, जनरली बच्चे ये देख रहे हैं चेंज इन स्पीड 0 हो गया, बट यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन बदल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5th कह रहा है an electric dipole is placed at an angle 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में गिवन है, सो वी राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 2 into 10 to the power 5, ये मैग्नीट्यूड गिवन है। इट एक्सपीरियंसेस a torque of 4 न्यूटन। अब तुम्हारे पास सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें तुम एक डाइपोल को प्लेस कर रहे हो, और डाइपोल जो है वो कितने डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, 30 डिग्री के एंगल पे। सो वी राइट वी मेक अ डाइपोल, सो मान लो ये p वेक्टर हुआ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज 30 डिग्री, ये गिवन है। और इस पे जो टॉर्क लग रहा है, सो देखो ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू p क्रॉस e, यानी pe sin थीटा। अब जो भी वैल्यूज है उसको रखो पहले यहाँ पे। सो हमें क्या क्या दिया हुआ था, ध्यान दो, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू गिवन है 4, सो टॉर्क के प्लेस पे 4, और सारे SI यूनिट में है, सो दिस इज 4। P की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, P कितना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज गिवन 2 into 10 to the power 5 and sin theta is 30 degree. Sin 30 is 1 by 2. So this cancels out and we get P is equals to 4 divided by 10 to the power 5. ऊपर ले जाओगे तो 10 to the power minus 5 आ जाएगा. ठीक है, ये हम लोगों की P आ गई. अब P हम लोग जानते कितना होता है 2AQ. This is the 2A into Q value is this much. अब इस पार्ट में ध्यान से देखो क्या दिया होता है. If the dipole length is 2 centimeter, अब सेंटीमीटर है तो ऐसा ही पहले कन्वर्ट करो तो मीटर में बदलेंगे. अब ये जो 2A है this is the length of the dipole. ना डाइपोल लेंथ ये कहलाता है जिसको हम लोग 2A ज्यूम करते हैं. 2A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 2 into 10 to the power minus 2. सेंटीमीटर को मीटर में बदलें. That into the Q is equals to 4 into 10 to the power minus 5. तो यहाँ से हम लोगों का Q आ गया 2 से कट कर लो. 2 2 is 4. So 2 into 10 to the power. अब देखो ये नीचे आता है ऊपर प्लस 2. So this will become minus 3 and this comes out 2. अब 10 to the power minus 3 is milli. So this is millicoulomb. So 2 millicoulomb is the charge. Calculate the magnitude of the charge of the dipole. So this is 2 millicoulomb. So 2 millicoulomb is this first. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है the amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 centimeter from the soap solution is nearly. अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है. The surface tension of the soap bubble is this much. So this value is the surface tension T. रेडियस गिवन है और सोप बबल है. तो अब सोप बबल का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं. सोप बबल में क्या होता है बताओ. सोप बबल में दो फ्री सरफेस होते हैं. सो अगर मान लो हम एक ये बनाए और दूसरा जो है इसका इनर सरफेस बनाते हैं. सपोज छोटा सा हम कोई भी सोप बबल बना लेते हैं, है ना. ये सोप बबल है. अब इसमें थोड़ा सा थिकनेस तुम्हें ज्यादा लग रहा है डायग्राम में, बट ये पार्ट जो है ये लिक्विड का लेयर है ना. इनसाइड क्या होता है एयर, आउटसाइड भी क्या होता है बताओ एयर. इसमें मेन पार्ट क्या है सरफेस टेंशन होती क्या थी पहले ये ध्यान देना. नाम से ही क्लियर है सरफेस टेंशन मतलब सरफेस में जनरेट होने वाला टेंशन यानी फोर्स, है ना. तो सरफेस में जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन. अब यहाँ पे जितने फ्री सरफेस होंगे उतने ही तुम्हारे पास क्या आएंगे सरफेस टेंशन की वैल्यूज आएंगी. तो एक फ्री सरफेस तुम्हारा ये है. फ्री सरफेस का मतलब क्या है एयर एंड लिक्विड का कॉन्टेक्ट. तो एक फ्री सरफेस ये हुआ और एक फ्री सरफेस ये हुआ. तो यहाँ पे दो फ्री सरफेस है. तो जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं देखो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था. We know that surface energy is equals to surface tension multiplied by the free surface area. ठीक है. अब free surface area तो दोनों आया ना, अंदर भी है बाहर भी है. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 times the free area. हम लोग शॉर्ट में लैंग्वेज लिख रहे हैं 2 times the free area value. ये तुम्हारा बाद का एनर्जी हो गया जब हम लोग सोप बबल बनाए. पहले क्या था, पहले ये जो था किसी कंटेनर के अंदर मान लो ऐसा ही कंटेनर है इसके अंदर लिक्विड है. तो यहाँ पे सोप बबल अभी बना ही नहीं है. तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू 0 है. इनसाइड अगर लिक्विड रखे हो इस लिक्विड को बाहर लाके तुम ऐसा बनाए तो फाइनल एनर्जी जो है वो इतनी हो गई. सरफेस में जो एनर्जी आया. अब फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी में जो चेंज होगा दैट एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. सो वी राइट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी जो कि इतनी है और इनिशियल एनर्जी कितना था 0. अगर हम इनिशियल एनर्जी की बात करेंगे तो 0 है. तो इन दोनों का डिफरेंस यही आएगा. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये तुम्हारा आंसर है. अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो सरफेस टेंशन कितना गिवन है it is 0.03. so this value is 0.03 into 2. 2 क्यों आया वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे. अब एरिया क्या लिखोगे तो एरिया की जो वैल्यू आएगी अब सोप बबल का जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर. अब ये थिकनेस हम ज्यादा दिखाए ना बट ये रेडियस और ये रेडियस ऑलमोस्ट क्या है इक्वल. इसलिए हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं. सो इट इज 4 पाई एंड द रेडियस होल स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 आया नीचे अंदर के लिए और दिस इज द सरफेस टेंशन वैल्यू. ये एनर्जी आएगा. इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. देखो 0.03 into 2 into 4 and pi is 3.14 and the radius value is how much. Radius is given 2 centimeter. तो 2 centimeter को मीटर में कन्वर्ट करोगे 2 into 10 to the power minus 2 whole square. हम एक बार और लिख लेते हैं 2 into 10 to the power minus 2. So this is your meter square. अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो 2 और 2 कितने हो गए 4 4 4 जा 16 है ना. ये 16 into 2 32 32 into 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 32 into 0.03 है ना. और into 10 का पावर कितना है देखो 10 का पावर आ गया तुम्हारा 2 और 2 4. सो दिस इज -4 आ गया और उसके बाद 0.03 है तो यहाँ पे लिख लिए और ये वैल्यू 3.14. सो दिस इज
3.14 है। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, कैलकुलेशन नहीं करना है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो वैल्यू है वो 4 आएगा। कैलकुलेट करके देख कर लेना, इसकी वैल्यू इतने के ऊपर आएगी। सो इट्स आंसर इज 3.14 into 10 to the power minus 4। क्लियर है? तो दिस इज योर लिक्विड से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फ्लोइंग सर्किट इज। अब हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है और इसका डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करना है। तो पहले पार्ट तो हम लोग देखो, यहाँ पे 2 बैटरी है ना, डायरेक्ट किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं, बट शॉर्टकट में भी एक्सप्लेन करना है। अब ये 10 वोल्ट इधर करंट फ्लो करवाएगा और 5 वोल्ट इस डायरेक्शन में। सो इस दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इसमें किसी को डाउट? 10 minus 5, this net voltage is in this direction, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, सो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे करंट फ्लो करवाएगा, तो करंट का डायरेक्शन तो ए से बी की तरफ हो गया। ठीक है, अब ए से बी में तुम्हारे पास आंसर देखो कौन कौन से हैं। इतना फ्रॉम ए टू बी और ए टू बी। बी टू ए वाला जो पार्ट है ये दोनों तो गए। अब इस दोनों में कौन सा होगा, तो हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड देखेंगे। सो टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट इज 5 and we are using the formula Ohm's law, V equals to I into the resistance part. So total voltage 5 हो गया, I और resistance, all these 3 resistances are in series combination, so 2 plus 1 3, 3 plus 7 10. So we write 5 is equals to I multiplied by 10 and we get I is equals to 0.5, 10 upon 5 by 10. So this is 0.5, so 0.5 from A to B through E circuit. ठीक है, so its answer is 3. Next देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड्स। ये दिया हुआ है, मतलब कोई रेजिस्टेंस है, कलर कोडिंग हम लोग जानते हैं। तो मेरे पास मान लो इस तरह का रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसको भी ऐसे दिखा रहे हैं, 1 2 3 और एक कलर यहाँ पे होता है ना। मान लो इस कलर की वैल्यू कितनी है, ए, इसको हम लोग इस कलर की वैल्यू को बी कह देते हैं, इस कलर की वैल्यू को सी बोल देते हैं, इस कलर की वैल्यू को डी बोलते हैं। तो ये 2 टॉलरेंस फैक्टर, मतलब कितना फ्लक्चुएशन होगा वो डिपेंड करता है। ए और बी वैल्यूज बताते हैं। सो वी राइट दिस रेजिस्टेंस आर एज ए बी into 10 to the power c and then plus minus d percentage। ये हम लोगों का रेजिस्टेंस वैल्यू आता है ना। अब इसमें 10 का पावर c है, ए और बी मल्टीप्लाइड है, 2 वैल्यू, जैसे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3 है, तो वी राइट 1 3, 1 into 3 नहीं लिखना है कि 3 आ जाएगा ना, सिर्फ 2 वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, देखो द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। थर्ड बैंड मतलब हमें इसका c की वैल्यू पूछ रहा है। अब रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिखते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 22,000 एंड देन प्लस माइनस 5%। तो ये तो डी बताया, इसको हम लोग इस तरह के सिंबल में रीअरेंज करेंगे। सो दिस गिव्स यू 22 into 10 to the power 3 and then plus minus 5%। ये आता। अब ये जो 3 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, अब 3 का कौन से कलर की वैल्यू है, ये हम लोग कैसे याद किए थे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे तुम लोग याद किए होगे। सो दिस इज बी रॉय of Great Britain has visited Gateway of India and so on। So इसकी वैल्यू को 0 बोलते हैं, इसकी वैल्यू को 1 कह लो, इसकी वैल्यू को 2 कह लो, इसकी वैल्यू को 3 कह लो। So ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज है ना, दिस इज योर ऑरेंज एंड दिस इज योर येलो। सो ऑरेंज की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 3 के इक्वल। सो वी राइट ऑरेंज वैल्यू इज योर आंसर। सो सी पार्ट है ऑरेंज का। ठीक है, सो इट्स आंसर इज 4th। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन कह रहा है मेटल वायर हैज अ मास, मास तुम्हें गिवन है, रेडियस गिवन है एंड द लेंथ, ये 3 फैक्टर तुम्हें गिवन है। कह रहा है द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहला ये एरर का क्वेश्चन है और इसमें हमें डेंसिटी का एरर निकालना है। तो पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वी राइट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम तो नहीं गिवन है, बट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू द एल, है ना, एरिया इनटू लेंथ। सो वी राइट दिस एज मास अपॉन दिस पार्ट इज पाई आर स्क्वायर इनटू द लेंथ पार्ट। अगर तुम्हारे पास ये इस तरह का रॉड है तो ये एरिया इनटू द लेंथ इज द वॉल्यूम पार्ट। सो पाई आर स्क्वायर इनटू एल आया। अब इस पार्ट में देखो मास दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ एरर्स, रेडियस गिवन है, ये वाला वैल्यू गिवन है और लेंथ गिवन है। अब हम इससे पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के कारण कोई भी परसेंटेज एरर नहीं आएगा। तो अब इसमें परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखाएंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू मास के करस्पॉन्डिंग एरर क्या होगा बताओ, डेल्टा m डिवाइडेड बाय m प्लस r स्क्वायर है, सो पावर से मल्टीप्लाई, अब पावर से मल्टीप्लाई यानी 2 इनटू डेल्टा r डिवाइडेड बाय r, देन प्लस दिस पार्ट इज डेल्टा l डिवाइडेड बाय l।
ये हम लोगों का वैल्यू है। परसेंटेज एरर निकालना है, सो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे टर्म को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब वो है कितना, डेल्टा एम मींस ये वैल्यू, दिस इज योर डेल्टा एम। तो डेल्टा एम जो दिया हुआ है उसको रखते हैं, दिस इज 0.002, so 0.002 divided by m value is the 0.4 and 100 से मल्टीप्लाई, चलो हम यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, then plus 2 times the delta r by r, delta r is this much 0.001, so 0.001 upon r की वैल्यू कितनी है 0.3, so we write here 0.3 into 100, ये वैल्यू आ गया, and then plus part delta l by l, so delta l is the length is this much 0.02 delta L divided by the L value is 5 multiplied by 100। अब इसको सॉल्व करोगे ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 1000 से गया तो 2, सो दिस इज 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट से ये 1000 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/3 आ गया। देन प्लस इसको सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाय, तो ये 2 आ जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2/5 आया। अब इसको सॉल्व करो, दिस वैल्यू इज मान लो हम 30 ले लेते हैं इसका एलसीएम, सो 2 से 15 प्लस 3 से 10, सो 10 2 जा 20 एंड देन प्लस 5 से 6, चल ये क्या आ जाएगा 5 + 2 7, ठीक है, और 2 + 1 3 3 + 1 4 47 डिवाइडेड बाय 30 है ना। अब इसको डिवाइड करोगे, दिस कम्स आउट अराउंड 1.6 है ना, डिवाइड करके देख लो, सो 15 3 45 दिस है ना, सो दिस आंसर इज 4। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट था। तो एरर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी होते हैं ना, बस और टाइम भी कम लगता है उसको रिवाइज करने में, है ना, तो उसको जरूर देखोगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। तो तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m गिवन है, दूसरे का मास कितना गिवन है 9m, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r। ये कंडीशन कह रहा है the gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field is 0। अब बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे 0 होगा, दो मासेस हैं और दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना, किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे मान लो मुझे फील्ड निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव मास एट दैट पॉइंट। सो इस पॉइंट पे ये मास इधर की ओर फोर्स लाएगा, इस फील्ड को मान लो हम लोग G1 कह देते हैं, और ये मास इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लाएगा, इस मास या फील्ड को हम लोग G2 बोल देते हैं। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इस पॉइंट पे नेट फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो पहले हमें तो ये निकालना है कि फील्ड कहाँ 0 है, फिर उस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट मास के कारण gm/r²। अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट मास है, इससे x डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, तो इट इज gm डिवाइडेड बाय x²। सो इस फॉर्मूले से पहले हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। g1 g2 सेम होना चाहिए फील्ड को 0 होने के लिए, सो g1 = g2। g1 की वैल्यू g_m, और सपोज यहां से इस पॉइंट मास का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को अभी हम लोग x मानते हैं, x डिस्टेंस पे फील्ड 0 है, तो gm/x²। और इस साइड देखो क्या होगा, gm की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9m डिवाइडेड बाय इस मास से इसका जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r - x। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग काउंट करेंगे gm/r - x टर्म का होल स्क्वायर। अब ये gm और gm क्या हो गया, कैंसिल्स आउट, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं थोड़ा। अगर अंडर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 1/x, और इस साइड कितना आ जाता है 1/ रूट से बाहर निकालोगे इसको तो ये r - x आया और ऊपर 3 आया, 9 का रूट बाहर निकालोगे 3। So this value is r minus x is equals to, this is 3x, so 4x is equals to r, and we get x is equals to r/4। so इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 है। r minus x भी मुझे चाहिए, तो हम r minus x भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो r minus x कितना होगा, तो this is r minus, what is the value of x, x is r/4, so we write r/4। so 4r minus r, this is 3r/4 आ गया, r minus x की वैल्यू 3r/4 के इक्वल है। तो अब हम लोग x निकाल लिए और 3r/4 r minus x निकाल लिए। अब हमें निकालने क्या कह रहा था, पोटेंशियल ऑन द लाइन, सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल नाउ। v is equals to, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस gm डिवाइडेड बाय x, वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मास। तो अब इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखोगे माइनस ऑफ gm डिवाइडेड बाय x वैल्यू, और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल लिखोगे माइनस ऑफ दैट वैल्यू, बट माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, सो टोटल पोटेंशियल ये प्लस दूसरे का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना होगा माइनस gm के प्लेस पे 9m डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इज व्हाट r minus x इज 3r/4, सो वी राइट 3r एंड 4 ऊपर आ गया। ठीक है, सो ये दोनों पोटेंशियल आ गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 3 3 9, सो वी हैव माइनस कॉमन, g और m भी कॉमन ले लो, so we get 1/x here and then plus इस वाले पार्ट में कितना आ गया, देखो gm कॉमन लियो तो 4 3 12,
डिवाइडेड बाय यहाँ पे r है ना। अब x की वैल्यू रख लेते हैं, x कितना था, x इज r by 4, so यहाँ पे r by 4 रख लो तो r भी बाहर आ जाएगा, so माइनस gm by r तो बाहर आ गया, और यहाँ x की जगह पे हम r अपॉन 4, तो 4 ऊपर आ गया, so 4 एंड प्लस यहाँ से भी r कॉमन ले चुके हो तो ऊपर कितना रहा 12 प्लस 4 16, so it is minus 16 times of gm divided by r, so its answer is minus 16 gm upon r, ये वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम यही 11 तक सॉल्व कर रहे हैं, अगला जो इससे आगे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो देखते हैं। ये कह रहा है द एरर इन द मेजरमेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द टेंपरेचर एंड वोल्टेज। अब देखो अगर तुम्हारे पास अनप्रेडिक्टेबल मतलब अचानक से आ जाए कोई भी एरर्स किसी में, तो वो क्या होगा, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर तो है नहीं, वो फिक्स परमानेंट होते हैं, लीस्ट काउंट वाला एरर है भी नहीं, पर्सनल एरर जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो भी नहीं है, सो दिस इज योर रैंडम एरर है ना। सो ऑल ऑफ सडन ये पार्ट आया है, सो इट्स एरर इज 1, सो इसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, चलो हम आज यहीं तक वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, फिर बाकी के जो तुम्हारे 45 क्वेश्चंस में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं, बस इसको अच्छे से रिवाइज करो, बस सारे वीडियोस को देख लेना, तो हमारे लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और किसी भी एग्जाम के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, थैंक यू।